मित्रों नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति की जब कभी भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, तो वर्तमान परिस्थिति में संजय राउत की चर्चा किए बगैर महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। संजय राउत ने आज जहां एक बार फिर पलटी मारी, विगत 1-1.5 महीने से लगातार संजय राउत जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना किया कर रहे थे, जिन मुद्दों पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहे थे, जिन कई मुद्दों पर देवेंद्र फडणवीस की खिंचाई कर रहे थे संजय राउत, आज वही संजय राउत ने एक बार पलटी मारते हुए सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावित बिल, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि संसद का मानसून सत्र इसी सोमवार 20 जुलाई से शुरू हो रही है और संभावना इस बात की है कि संसद के इस मानसून सत्र में केंद्र सरकार परिसीमन बिल को एक बार फिर से लेकर आएगी। पिछले संसद के सत्र में यह परिसीमन बिल गिर गया था दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं जुट सका था। अब संजय राउत इस बिल का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। केवल एक शर्त उन्होंने जोड़ा है, जो शर्त केवल औपचारिकता है। औपचारिकता क्या है दोस्तों? इस शर्त में कोई दम क्यों नहीं है? शर्त रखा है संजय राउत ने वही जो शर्त एक दिन पहले सुप्रिया सुले ने रखा था। सुप्रिया सुले ने जो शर्त रखी थी दोस्तों कि वर्तमान जो सदस्य संख्या है लोकसभा और विधानसभाओं में, उस पे 50% जोड़ दिया जाए। यानी अगर महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सदस्य हैं तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48 जोड़ 24 बराबर 72। बिहार में यदि 40 लोकसभा सीट है दोस्तों, तो 40 के बदले ये 60 हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं तो ये 120 हो जाएगा। संजय राउत ने सुप्रिया सुले की तरह ही कहा कि हम नहीं चाहते कि आबादी के अनुसार लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन हो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने पिछले सत्र में ही जो बिल पेश किया था, उस बिल में महत्वपूर्ण तथ्य यही था कि सरकार वर्तमान सदस्य संख्या के आधार पर ही 50% सीटों की बढ़ोतरी करना चाहती है और उसके बाद महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, बढ़ी हुई सीटों के साथ कुल 850 सीटों में से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना चाहती है। यानी 543 के अलावे जो सीटें जुड़ेगी दोस्तों, वो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ये बात स्पष्ट रूप से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में उस बिल पर जो बहस हुई थी, उस बहस के दौरान हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। तो दोस्तों ये जो शर्त रखा है, चाहे वो संजय राउत ने रखा हो, चाहे वो सुप्रिया सुले ने रखा हो, दोनों शर्त में कोई जान नहीं है। केवल एक जिसे हम कहते हैं ना कि जिसे एक बहाना ढूंढना, एक जिसे बचने का रास्ता ढूंढना, केवल इसी का प्रयास जो है संजय राउत और सुप्रिया सुले ने किया है। दोस्तों संजय राउत ने लगातार इस बात के लिए कहीं ना कहीं पहले चरण में देखेंगे, जब से शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शरद पवार ने जब एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, शरद पवार ने जब एकनाथ शिंदे के कक्ष में एनसीपी विधायक दल की बैठक की, तो संजय राउत वो पहले व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने शरद पवार पर भी हमला बोला था और कहा था कि शरद पवार गद्दारों का सम्मान कर रहे हैं। शरद पवार को एकनाथ शिंदे के कक्ष में बैठक नहीं करना चाहिए था। दोस्तों उसके बाद जिस प्रकार से सुप्रिया सुले ने जब यह संकेत दे दिया कि एनसीपी शरद चंद्र पवार केंद्र सरकार का समर्थन करने जा रही है, तो फिर संजय राउत ने भी पलटी मार दिया। वो संजय राउत जिनकी पार्टी के 6 सांसद ऑपरेशन टाइगर के तहत पिछले ही महीने पार्टी छोड़कर गए हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि संजय राउत का यह पलटी मारना किस प्रकार की राजनीति है। बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि इन दिनों
इन दिनों शिवसेना यूबीटी राम रक्षा आंदोलन चला रही है। महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन चला रही है। उद्धव ठाकरे भी उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। नागपुर में कार्यक्रम आयोजित किया संजय राउत की पार्टी ने, और संजय राउत नागपुर में से ही ये बयान दे रहे थे दोस्तों कि उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी आमंत्रित किया है, और यदि मोहन भागवत नहीं आ सकते हैं तो संघ किसी अपने प्रतिनिधि को भेजे। इशारा स्पष्ट है। इसके बाद एक चौंकाने वाला दावा आप सुन लीजिए दोस्तों, उससे आप दोनों घटनाओं को जोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रस्तावित परिसीमन बिल का समर्थन करने की घोषणा और देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित करना राम रक्षा आंदोलन में, मोहन भागवत या आरएसएस के प्रतिनिधि को आमंत्रित करना राम रक्षा आंदोलन में। अब आप दोनों मुद्दों को जोड़िए तो फिर आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में बड़ी भूमिका मिलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनेगा। यह चौंकाने वाला दावा संजय राउत ने किया है। दोस्तों, इस दावे में भी संजय राउत की चालाकी को आप समझ सकते हैं। संजय राउत लगातार आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में संजय राउत और संजय राउत की जो पार्टी है, कहीं ना कहीं उनकी दिल की इच्छा है, दिल में इच्छा है कि देवेंद्र फडणवीस किसी भी तरीके से महाराष्ट्र छोड़ दें। इसके पीछे जो मकसद है कि किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र छोड़े। और भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं आपको याद होगा दोस्तों कि जब शिवसेना में विभाजन हुआ था, उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। तो डिप्टी सीएम बनने के लिए देवेंद्र फडणवीस तैयार नहीं थे। एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए देवेंद्र फडणवीस तैयार नहीं थे। आपको याद होगा दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने उन दिनों कहा था कि मैं सरकार से बाहर रहकर इस सरकार के सामने आने वाली हर चुनौती का निपटारा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना स्वीकार करना पड़ा। दोस्तों, माना यह जाता है कि जो ऑपरेशन शिवसेना चला था, जिसके तहत एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था, उसमें सबसे बड़ी भूमिका देवेंद्र फडणवीस की थी। अमित शाह की तो थी। अमित शाह तो उद्धव ठाकरे से खार खाए हुए ही थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी उद्धव ठाकरे के हाथों हुई अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाए थे। तब जब 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे थे और मातोश्री में उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच जो बैठक हुई थी, उस बैठक से देवेंद्र फडणवीस को एक तरीके से बाहर रखा गया था। देवेंद्र फडणवीस बाहर इंतजार करना पड़ा था देवेंद्र फडणवीस को, क्योंकि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच जो बातचीत होगी, उस बातचीत में देवेंद्र फडणवीस मौजूद हो। इससे देवेंद्र फडणवीस काफी अपमानित महसूस किए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब परिणाम आया, जब उद्धव ठाकरे ने यह दावा किया कि अमित शाह ने बंद कमरे की बैठक में उनसे यह वादा किया था कि जब 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन चुनाव जीतेगी तो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहने का फॉर्मूला लागू होगा। जिस दावे से अमित शाह ने इनकार किया था, जिस बैठक को कोट कर रहे थे उद्धव ठाकरे, उसी बैठक से देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से निकाला गया था, मना कर दिया गया था उस बैठक में शामिल होने के लिए। और जिस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद मोदी और फडणवीस के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में मिली जीत के बाद जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चले गए थे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस उस अपमान को, उस घाव को कभी भूल नहीं पाए। इसीलिए शिवसेना यूबीटी जानती है कि देवेंद्र फडणवीस के महाराष्ट्र में रहते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जब तक सक्रिय हैं तब तक अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए कोई संभावना महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बचती। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस
यदि महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली चले जाएं तो वो शिवसेना के लिए एक सौगात होगा। और दूसरा कहीं ये भ्रम पैदा करने में भी शिवसेना कामयाब हो जाए, तब भी उस भ्रम में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस के जो प्रशंसक हैं, उस भ्रम में आकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आधार कमजोर होगा, ऐसा अनुमान शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी और संजय राउत का है। इसीलिए लगातार संजय राउत ऐसे दावे देवेंद्र फडणवीस के संबंध में कर रहे हैं। तो संजय राउत कह सकते हैं कि वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति में जितनी भी चर्चाएं होंगी दोस्तों, महाराष्ट्र में जो भी राजनीतिक परिवर्तन होगा आने वाले दिनों में, और विगत 10 वर्षों के अंदर जितने भी परिवर्तन हुए हैं महाराष्ट्र की राजनीति जिस प्रकार से बदली है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चेहरा बनकर संजय राउत उभरे हैं। इस संवाद से आप भी इनकार नहीं कर सकते मित्रों, नहीं ना कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि संजय राउत का यह दावा कि देवेंद्र फडणवीस केंद्र में जाएंगे और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य भाजपा के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी, इस दावे में कितनी सच्चाई है और क्या चाल है संजय राउत का इसके पीछे। अगर कोई चाल है तो उसके बारे में आप कमेंट करके बताइए। हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।